यहाँ पे बच्चों अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्लास वर्क एक्सरसाइज 2 और इसमें आप पूरी तरीके से सीखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सारे बेसिक्स। तो जिन बच्चों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बिल्कुल भी नहीं आती है या उन्होंने कभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस ही नहीं किए तो उनके लिए ये एक्सरसाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक्सरसाइज को यूज करके आप सारे बेसिक्स बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास वर्क एक्सरसाइज 2 के साथ। तो सबसे पहले बच्चों ये है क्लास वर्क एक्सरसाइज 2। इसको मैंने अभी कॉपी कर लिया है, ये हो गया। अब मैं उठाता हूं बच्चों एक एक कर सारे इसके क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन मैं उठाता हूं। बच्चों आपको करना ये है कि एटलीस्ट क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा तो क्वेश्चन आप हमारे साथ स्क्रीन पे पढ़ते जरूर जाइएगा। चलिए क्या लिखा है, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो बच्चों किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। आपके पास तीन तरह की प्रोग्रेशंस और सीरीज होती है। एक होती है एपी, एक होती है जीपी और तीसरी होती है एचपी, और फिर एक और भी होती है जिसको हम लोग मिसलेनियस सीरीज के नाम से जानते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और मिसलेनियस सीरीज, ये सब आपको पढ़ना होता है। तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते हैं एपी का। बच्चों एपी का मतलब क्या होता है, जैसे आप समझ लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि आप मान के चलिए एपी में फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। और जो सेकंड टर्म होता है वो होता है ए प्लस डी। थर्ड टर्म होता है ए प्लस टू डी। तो बच्चों आपको क्या ऑब्जर्वेशन देखने के लिए मिल रहा है कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं तो जो डिफरेंस आता है विच इज नोन एज कॉमन डिफरेंस, स्मॉल डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो सेम होता है। और अगर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करते हैं तो फिर से आपके पास एक कॉमन डिफरेंस डी आएगा। तो बच्चों अगर आप ये टर्म्स लगातार इसी पैटर्न में लिखते चले जाते हैं ताकि हर बार सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, इन टर्म्स का जो डिफरेंस है अगर वो लगातार डी आता है तो हम लोग कहते हैं ये सीक्वेंस क्या फॉर्म कर रही है? एपी फॉर्म कर रही है। और इस सीक्वेंस का एक जनरल टर्म जो होता है वो हमें लिखना पड़ता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये आपका फर्स्ट टर्म है तो उसको हम T1 कहते हैं। ये सेकंड टर्म है, ये T2 हो गया। ये थर्ड टर्म है, ये T3 हो गया। ये फोर्थ टर्म है, ये T4 हो गया। और बच्चों अगर हमें nth टर्म लिखना हो जिसको हम TN भी कह सकते हैं या AN के नाम से भी, याद रखिएगा TN या AN के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो सब में ए तो बच्चों है ही, लेकिन आपको नजर आएगा कि डी जो है वो फर्स्ट वाले टर्म में नहीं है, डी जो है वो सेकंड वाले टर्म से चालू हुआ है। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे डी के वो कम होंगे। कितना कम होंगे? एक कम होंगे, क्योंकि उसमें फर्स्ट टर्म में डी मिसिंग था। तो बच्चों ये आपका nth टर्म ऑफ द एपी आ जाएगा, जिसको हम an से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों ये जो भी आपने nth टर्म ऑफ द एपी लिखा है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो अगर आप इस टर्म को देखेंगे तो इसमें आपको समझ में आएगा कि अगर हम n की जगह 1 डालते हैं, जरा पुट करिए, एक जनरल टर्म है, इसमें आप n की जगह 1 डालेंगे तो आपके पास देखिए T1 आ जाएगा। आ रहा है, उसकी वैल्यू सिर्फ a आएगी, क्योंकि n की जगह 1 पुट करते ही 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा और सिर्फ T1 आपके पास a आ जाएगा। उसी तरीके से अगर बच्चों आपको T2 निकालना है तो n की जगह आप 2 पुट करिए, तो a प्लस टू माइनस वन इंटू डी, दैट मीन्स a प्लस डी आ जाएगा। T3 निकालना है तो a प्लस टू डी आ जाएगा। तो बच्चों ओवरऑल ये बात आप जान के चलिए कि हर बार हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हम जनरल टर्म पूरी तरीके से एलोकेट नहीं करेंगे। अगर मेरे को 19th टर्म लिखना होगा तो मैं डायरेक्टली a प्लस नाइनटीन माइनस वन इंटू डी न लिख करके मैं डायरेक्टली उसको a प्लस एटीन डी लिखूंगा। तो मैं हर बार ये n माइनस वन वाला टर्म लिख करके अपना काम नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि आपके पास समय कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो आपको पास 15th टर्म होगा तो मैं डायरेक्टली इसको a प्लस फोर्टीन डी लिखूंगा। आपके पास 100th टर्म होगा तो मैं इसको डायरेक्टली a प्लस 99 डी लिखूंगा। तो इस तरह से बच्चों लिखना होता है। तो बच्चों ये हो गया आपका बेसिक थ्योरी रिलेटेड टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब बच्चों अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को करने की चेष्टा करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? उसमें लिखा है, ध्यान से देखिएगा, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को अब स्टार्ट करने जा रहे हैं।
उसका पहला टर्म है 1, दूसरा टर्म है 4, तीसरा टर्म है 7, चौथा टर्म है 10। ऐसे करके ये टर्म्स चलते चले जा रहे हैं। आपसे पूछ रहा है टीएन निकाल। तो बच्चों किसी भी एपी का किसी भी सीक्वेंस का जनरल टर्म निकालने के लिए आपको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए विच इज 1, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, मैंने बच्चों बताया था सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड जब आप करेंगे आपको डिफरेंसेस लगातार सेम मिलेंगे और डिफरेंसेस सेम होने की वजह से हम इसको कॉमन डिफरेंस के नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ पे डी जो 3 है और बच्चों nth टर्म निकालना है तो nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों यहाँ वैल्यूज पुट करूंगा, दिस इज 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज 3। तो बच्चों अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 1 प्लस 3n माइनस 3, तो आपका बच्चों जो nth टर्म होगा वो आएगा 3n माइनस 2। और बच्चों अगर आपको डाउट कि आपका जनरल टर्म नहीं है तो आप इसमें n की जगह 1 पुट करो, तो 3 माइनस 2 1 आ जाएगा और 1 आपका फर्स्ट टर्म था भी, तो t1 आपका 1 आ जाएगा, t2 आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपका जनरल टर्म निकालने का तरीका। तो बच्चों याद रखिएगा यहाँ पे मिस्टेक्स भी होती हैं, मिस्टेक्स को आपको देखना भी होगा जो कुछ क्वेश्चंस के बाद स्टार्ट भी होगी। हम लोग सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो जिन बच्चों को ये समझ में आ गया वो सेकंड वाले पार्ट को स्क्रीन पॉज करके, आप ये जो वीडियो है ना वो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप स्क्रीन को पॉज करके आप क्या करिए, इसका nth टर्म निकालिए और अपने आंसर मैच करिए। चलिए तो क्या कहोगे सर, ए क्या है 1, डी क्या है 2, तो आपका nth टर्म क्या होगा, विच इज 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज 2। तो बच्चों ये हो गया 1 प्लस 2n माइनस 2 विच इज 2n माइनस 1, ये हो गया बच्चों टीएन। उसके बाद बच्चों हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट हो गया आपका 3, 7, 11, 15। इस तरह से बच्चों को समझ में आ रहा, फर्स्ट टर्म आपका 3 है, कॉमन डिफरेंस आपका 4 है, तो बच्चों आपका जो nth टर्म होगा वो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर से उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 3 प्लस 4n माइनस 4 विच इज इक्वल टू 4n माइनस 1। मेरे ख्याल से सबको समझ में आने लगा। फोर्थ क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखिएगा, उसमें दिए हैं टर्म -1, -3, -5, -7। इस तरह से बच्चों ये टर्म्स गिवन है, आपको क्या निकालना है इस सीरीज का nth टर्म। तो बच्चों फर्स्ट टर्म क्या है -1। बच्चों कॉमन डिफरेंस में कंफ्यूजन हो तो डायरेक्टली अपना तरीका यूज करिए, दिस इज सेकंड टर्म, देखिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इस तरह से बच्चों कॉमन डिफरेंस लिखेंगे। -3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू -2। तो बच्चों सीरीज का कॉमन डिफरेंस -2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो सेकंड टर्म आता है, सेकंड टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो थर्ड टर्म आता है। तो आप चेक करिए फर्स्ट टर्म -1 में अगर आप -2 ऐड करेंगे तो -3 आएगा, दैट मींस सेकंड टर्म। ठीक है, तो बच्चों nth टर्म निकालते हैं tn व्हिच इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया बच्चों -1 -2n प्लस 2, तो बच्चों ये हो गया -2n प्लस, ये हो गया बच्चों इसका nth टर्म। तो होपफुली बच्चों जिन बच्चों के क्वेश्चंस आते हो तो वो अपनी स्पीड बढ़ा करके या स्क्रीन को आगे करके आप दूसरे क्वेश्चंस भी करिए। फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, फिफ्थ और सिक्स्थ को अभी कंप्लीट करते हैं। तो ठीक है बच्चों, 2 क्वेश्चंस और भी बचे, उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। अगर आपको आते हैं तो आप इसको कंप्लीट करिए। ये है बच्चों क्वेश्चंस, जल्दी से कर लीजिए। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, हमें ये वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो इसका बच्चों फर्स्ट टर्म क्या है 10, कॉमन डिफरेंस बच्चों सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 7 माइनस 10 विच इज -3। और बच्चों ये एक डिक्रीजिंग एपी है क्योंकि लगातार कम भी हो रही है। तो बच्चों एक दो तरह की एपीज होती है, एक होती है इंक्रीजिंग एपी और एक होती है डिक्रीजिंग एपी। अगर लगातार टर्म्स आने वाले टर्म्स की वैल्यू बढ़ती चली जाए तो उसको हम इंक्रीजिंग एपी कहते हैं और उसका हमेशा कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होता है। और अगर बच्चों आने वाले टर्म्स लगातार कम होते चले जाए तो उसको डिक्रीजिंग एपी कहते हैं और उसका कॉमन डिफरेंस हमेशा नेगेटिव। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं मैं धीरे धीरे करके आपको सिखाता भी चला जा रहा हूँ।
तो क्या 10 माइनस 3n प्लस 3, ठीक है। तो बच्चों ये कितना हो गया, माइनस 3n प्लस 30, ठीक। ओके बच्चों, लास्ट वन, ये भी बच्चों एक डिक्रीजिंग एपी का एग्जांपल है जिसमें कॉमन डिफरेंस होगा 11 माइनस 15 विच इज -4। तो बच्चों यहाँ पे जो nth टर्म होगा वो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d, d इज -4। ठीक है, 15 माइनस 4n प्लस 4, ठीक है। तो बच्चों कितना हो गया, -4n इन 15 प्लस 4 90, ये हो गया बच्चों, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गए। अब हम लोग बच्चे वो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करते हैं। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 को पहले रीड करेंगे। ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा है, फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस बच्चों आपकी क्या है, 2000 1995 1990 ऐसे सीक्वेंस चल रहे हैं। पूछ रहा इस सीक्वेंस का पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा। तो आप तो जानते नहीं कौन सा होगा, तो आप कैसे लिखेंगे, लेट nth term will be first negative term, ऐसे लिखेंगे ना। चलिए तो बच्चों यहाँ पे nth टर्म आपको लिखना है जिसके लिए आपको फर्स्ट टर्म पता है 2000, कॉमन डिफरेंस पता है -5, ये सबको क्लियर है। चलिए nth टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो nth टर्म को बच्चों हम नेगेटिव कर देते हैं, वही आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। इसका मतलब आप जो nth टर्म है नेगेटिव का मतलब उसको लेस देन 0 कर देते हैं। तो nth टर्म बच्चों आप जानते हैं जस्ट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये बच्चों मैंने नेगेटिव कर दिया। इसको बच्चों मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये आएगा 2000 -5 प्लस 5 लेस देन 0। तो बच्चों कितना हो गया, ये 2005 -5 लेस देन 0। अब बच्चों इस इक्वेशन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड हो सकता है आपको सिखाए गए, लेकिन मैंने आपको वेवी कर्व पैटर्न बताया है, तो आप वेवी कर्व पैटर्न को भी यूज करें। मैंने आपको बताया था कभी भी इन इक्वेशन x में हो या n में हो या p में हो, अगर आपका x का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो पहले माइनस मल्टीप्लाई करके आप उसको पॉजिटिव भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, पॉजिटिव। तो आप बच्चों वैसे ही सॉल्व करिए, तो पहले आप लिखेंगे 5n माइनस 2005 और माइनस मल्टीप्लाई करने पर बच्चों इन इक्वेशन का साइन कैसा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। अगर वो लेस देन 0 होगी तो वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। बच्चों ध्यान दीजिएगा, कभी भी वेरिएबल का टर्म अगर नेगेटिव होता है, ये लीनियर इनइक्वेशंस में आपको सिखाया भी जाता है, तो आप माइनस मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव बना लेते हैं और माइनस मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है। दिस इज अ लॉ, आपको ध्यान देना होगा। और अगर आप बच्चों इसको कम समझते हैं तो 2 मिनट के लिए यहाँ पे रफ नोट्स में देख लीजिएगा। जैसे मैंने बच्चों लिखा 5 इज ग्रेटर देन 2, तो कहोगे सर बिल्कुल सही है। हमने कहा इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो हमने क्या क्या अब ये सही है, तो अगर नहीं सर अब तो ये सही नहीं है, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई करने पर अगर आपने इन इक्वेशन का साइन रिवर्स नहीं किया तो वो इन इक्वेशन रॉन्ग हो जाएगी। तो रिवर्स करने पे ही वो इक्वेशन सही मानी जाती है। देखिए, माइनस का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे और इन इक्वेशन का साइन आप रिवर्स करेंगे तभी वो इक्वेशन सही मानी जाएगी, अदरवाइज वो गलत हो जाती है। ठीक है, तो जो आपको ध्यान देना होगा, माइनस का मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है। हो सकता है आपने हमसे पहले आंसर निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एक तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप ऐसे ही समझी कोशिश करिए, वरना क्वेश्चंस कहीं ना कहीं मिसमैच भी करते हैं। चलिए बच्चों, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई। n कितना आएगा बच्चों, ग्रेटर देन 2005 अपॉन 5। तो मुझे जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए, 2005 अपॉन 5 कितना हुआ। जो बच्चे बैठे हैं क्लास में जल्दी से बताएंगे कि 2005 डिवाइड बाय, ये 2005 डिवाइड बाय 5 कितना हुआ, 401। कितना हुआ, 401। तो बच्चों क्या लिखा है इसमें, आपने लिखा है n इज ग्रेटर देन 401।
तो बच्चों अगर n आपका 401 से बड़ा होगा तो आपके पास जो टर्म होगा वो कैसा होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो बच्चों फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए आप क्या करेंगे, n को 401 से बढ़ा लेंगे, तो n क्या हो जाएगा, अब 401.5 तो होगा नहीं क्योंकि टर्म्स तो हमेशा इंटीजर होते हैं। तो बच्चों n क्या होगा, वो 402 होगा। क्या होगा, 402 होगा। n जब 402 होगा तो आपका इस सीरीज का जो पहला टर्म होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म माना जाएगा। ठीक है, क्या माना जाएगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है इफ p टाइम्स द pth टर्म ऑफ द ap इज इक्वल टू q टाइम्स द qth टर्म ऑफ द ap। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, आप कंप्लीट कर लीजिए। इफ p टाइम्स द pth टर्म ऑफ द ap इज इक्वल टू q टाइम्स द qth टर्म ऑफ ap देन शो दैट p प्लस qth टर्म इज 0। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, यहाँ पर NAP लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, NAP। इसका मतलब कितनी AP है यहाँ पे, एक AP। और अगर AP एक है तो उसका कोई फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी होगा। तो आपको पहले यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP is A and common difference is B। ये बच्चों लेट करो। क्या लिखा है, P टाइम्स द pth टर्म ऑफ AP। ठीक है, देखो जो P टाइम्स द pth टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू Q टाइम्स द qth टर्म ऑफ AP। क्या आप ऐसे लिखेंगे, कुछ उसको लिखना स्टार्ट करिए। pth टर्म क्या होगा, तो सर pth टर्म होगा A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। और qth टर्म क्या होगा, A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। ऐसे तो लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा PA प्लस P टाइम्स P माइनस 1 इंटू डी। बच्चों ये सारे टर्म इस तरफ ले आइएगा, माइनस QA माइनस Q टाइम्स Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ऐसे लिख लेंगे। अब बच्चों लाइक टर्म्स कलेक्ट करिए, जैसे PA माइनस QA को एक साथ ले लीजिए, ठीक है, प्लस D कॉमन ले लीजिए और P टाइम्स P माइनस 1 माइनस Q टाइम्स Q माइनस 1 को कंबाइन कर लीजिए। बताइए, ठीक है यहाँ तक, ठीक। उसके बाद इसमें से A कॉमन ले लीजिए, अंदर आ जाएगा P माइनस Q। D कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा कितना, P स्क्वायर माइनस P माइनस Q स्क्वायर प्लस Q इज इक्वल टू 0। तो तुम कहोगे ठीक है सर, लेकिन इसका करें क्या सर। हमने कहा बेटा इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, जैसे P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, इसको ब्रेक कर दो, P माइनस Q P प्लस Q, और माइनस P प्लस Q जो है इसमें से माइनस कॉमन लेके उसको भी P माइनस Q। कहोगे सर अच्छा समझे, मैंने कहा क्या समझे। कहोगे सर आप दूसरे वाले ब्रैकेट से क्या कॉमन लेना चाहते हैं, P माइनस Q, ताकि अंदर क्या बचे, P प्लस Q माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सर अब क्या कॉमन ले लें, अब कॉमन ले लें P माइनस Q, तो अंदर क्या बचा, A प्लस D टाइम्स P प्लस Q माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि सर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0। देखिए दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या है, 0। ये पहला फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर। तो पहला भी 0 हो सकता है, दूसरा भी 0 हो सकता है, या दोनों 0 हो सकते हैं। तो हमने कहा बेटा पहला वाला 0 नहीं होगा, क्योंकि P और Q क्या है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। P और Q का नाम ही अलग अलग है, इसलिए तो नाम उसको P और Q कहते हैं, वरना A दोनों को ना कहते। तो बेटा P इज नॉट इक्वल टू Q बिकॉज P एंड Q आर डिस्टिंक्ट, है ना। तो हम किसको 0 करेंगे, दैट मीन्स A प्लस P प्लस Q माइनस 1 टाइम्स D इज इक्वल टू 0। हम इसको 0 करेंगे, बोलो भाई, ठीक है। तो बच्चों मैंने इसको 0 कर दिया, जरा सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लेंगे। ये मैंने टर्म 0 कर दिया, इसी से आपका काम बन जाएगा, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है,
आपसे पूछा गया है कि p प्लस क्यूथ टर्म आपका 0 होगा। तो बच्चों कोई भी बच्चा अगर p प्लस क्यूथ टर्म लिखेगा तो कैसे लिखेगा? वो लिखेगा फर्स्ट टर्म प्लस p प्लस क्यू, ये तो लिखते हैं। n की जगह कितना है? p प्लस क्यू, n माइनस वन इंटू डी। कह रहा शो करो ये 0 आएगा, और बच्चों ये तो आपने 0 ऊपर पहले ही लिख दिया। तो क्वेश्चन आपका क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट, क्योंकि p प्लस क्यूथ टर्म को आप ऊपर ही 0 प्रूफ कर चुके हैं, जिसमें मैंने ब्लू कलर से हाईलाइटर कर दिया पहले। समझ गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया आपका। मेरे ख्याल से सारे बच्चे समझ गए। आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू करने से पहले हम कुछ पेज बना लेते हैं। चलिए, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्या लिखा हुआ है? लिखा है द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन एबी is 105 and the sum of next 15 terms is 780. Find the first 3 terms. अब बच्चों इस क्वेश्चन को करने के काफी सारे मेथड हो सकते हैं। कह रहा सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। अब कहोगे सर हमको सम का तो फॉर्मूला ही नहीं पता एपी में सम होता क्या? हमने कहा बेटा तुमको सम का फॉर्मूला नहीं पता, तुम एक काम कर लो। काम ये कर लो कि सम का फॉर्मूला 2 मिनट के लिए आप निकाल लो। क्या होता है सम का फॉर्मूला? देखिए बच्चों, एपी में टर्म लिखिए जरा। पहला टर्म है ए, दूसरा टर्म क्या होता है? ए प्लस डी, ये टर्म्स है ना एपी में। तीसरा क्या होता है? ए प्लस 2d होते हैं ना। ऐसे करते करते बच्चों एन टर्म क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बच्चों अगर आप एपी के टर्म्स का सम करेंगे तो सम का मतलब तो ये कि आपने उठा के सारे एन टर्म्स को ऐड कर दिए। अब बच्चों इस एस को आप दोबारा लिखिए, लेकिन रिवर्स करके लिखिए। एस को आप दोबारा लिखिए लेकिन रिवर्स करके लिखिए। कौन सा रिवर्स कैसे? हमने कहा बेटा रिवर्स इस तरह से करना है ताकि ए के नीचे क्या आ जाए? ए के नीचे आ जाए ए प्लस, मैं थोड़ी सी सेटिंग कर देता हूँ, जस्ट वेट। देखिए ए के नीचे आ जाए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। समझ में आया? सेटिंग कर दी, मतलब एपी को दोबारा लिख रहे हैं लेकिन सीरीज को रिवर्स करके लिख रहे हैं। तो ए प्लस डी के नीचे बच्चों क्या आएगा? ए प्लस एन माइनस वन से पहले वाला टर्म क्या होता है? एन माइनस टू इंटू डी। बोलो समझ में आया सबको? नहीं आया? तो बच्चों मैंने सीरीज को दोबारा लिखा है सच दैट इसके नीचे आ गया लास्ट वाला टर्म, इसके नीचे आ गया इसके पहले के लास्ट वाला टर्म, क्योंकि बच्चों इसके पहले भी तो कोई टर्म था और उसमें एन माइनस वन की जगह क्या होगा? एन माइनस टू होगा। नहीं समझे? नहीं समझे? तो बच्चों ऐसे करते करते मैंने सारे टर्म्स को उल्टा लिखना चालू किया, और इसके आगे वाला कौन सा टर्म होगा? ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी। वो बच्चों जस्ट किसके नीचे आया होगा? इसके नीचे आया होगा। तो बच्चों ऐसे करते करते आप आगे बढ़े होंगे, और इसके नीचे कौन सा आया होगा टर्म? ए आया होगा, है ना? तो फर्स्ट टर्म आपका ये था, तो ये लास्ट में इसी को जाके मिलेगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे? दोनों को उठा करके माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, कुछ तो करेंगे ही ना। तो हम दोनों को उठा के बच्चों ऐड करते हैं। तो ऐड करने से क्या आएगा? 2s आ जाएगा। ध्यान से देखो, आ गया? और बच्चों जो सारे टर्म्स जरा ऐड करो तो तुम कहोगे सर a प्लस ए 2a हो गया, और आ गया n माइनस वन इंटू डी। ये बच्चों फर्स्ट वाले दोनों के जो सीरीज के टर्म्स है उनको ऐड करने पे आएगा। दूसरे वाले टर्म्स देखो, कहोगे सर a प्लस डी और a प्लस एन माइनस टू इंटू डी, इसको ऐड करें तो a प्लस ए कितना आ गया? 2a आ गया। प्लस सर ध्यान से देखो सर, डी कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा n माइनस टू प्लस वन, यानी कि n माइनस वन। ये बात आप समझ पा रहे हैं सभी लोग? भैया आपने क्या किया? आपने इस वाले टर्म को इसके साथ ऐड किया। तो ऐड करिए, तो a प्लस ए कितना हो गया बच्चों? 2a हो गया। बच्चों d के साथ n माइनस टू इंटू डी एड होगा, तो देखो d के साथ n माइनस टू इंटू डी एड होगा। बोलो भाई नहीं समझ पाए? मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। a प्लस एन माइनस टू इंटू डी, तो बच्चों d के साथ यही तो आ रहा है।
आप ऐड नहीं कर पा रहे हो तो चलो मैं ऐड करके दिखाता हूँ। देखो आपने a प्लस डी को किसके साथ ऐड किया है, a प्लस एन माइनस टू इंटू डी के साथ ऐड किया। तो a प्लस ए कितना हो गया, 2a हो गया। भाई d दोनों में कॉमन है ना, तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस एन माइनस टू। ठीक है। जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो d उसमें कॉमन है ना, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस एन माइनस टू। ये कितना बचा है, 2a प्लस डी टाइम्स एन माइनस वन। अभी नहीं समझ पाए तो मुझे आपको समझने की कोशिश की है। ये सबसे पहले वाले टर्म से आया था ऐड करने पर, ये दूसरे वाले टर्म से आया ऐड करने पर। सिमिलरली बच्चों जब आखिरी वाला भी करेंगे ना तो उससे भी क्या आएगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सबसे बच्चों सेम आता है, नहीं समझ तो तुम कहोगे सर ऐड करने पर क्या हो रहा है, सारे टर्म्स की वैल्यू तो सेम आ रही है। मैंने कहा हाँ सारे टर्म्स की वैल्यू सेम आ रही है, अब क्या करें सर। भाई 2a प्लस, बताइए 2a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी, ये कितनी बार आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है ना। क्योंकि बच्चों ये पहला टर्म था, ये दूसरा टर्म था, ये तीसरा टर्म था, ये nth टर्म था आखिरी वाला। तो ये सारे नंबर ऑफ टर्म्स थे कितने टोटल, n थे। अब 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दो बार होता तो इंटू टू कर देते, तीन बार होता तो इंटू थ्री कर देते, ये तो n बार है ना। आप नहीं समझे, ये वाला ब्रैकेट कितनी बार रिपीट हो रहा है, n बार रिपीट हो रहा है। तो आप इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, n मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं समझे तो बच्चों यहां से s निकल आएगा। s कितना आया, n बाई टू टाइम्स 2a प्लस एन माइनस वन इंटू। तो ये बच्चों क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ap। ये आपने निकाल लिया। तो सारे बच्चों को ये याद करना है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ap क्या होता है, n बाई टू टाइम्स 2a प्लस एन माइनस वन टाइम्स d। ये सारे बच्चे याद रखें। हालांकि बच्चों अगर आप इसको याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है, अगर नहीं याद रख पा रहे हैं तो आप इस सम को डायरेक्टली लर्न कर लीजिए कि एपी के फर्स्ट n टर्म्स का जो सम होता है वो होता है n बाई टू टाइम्स 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपने इसकी प्रूविंग भी देखी। चलिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, लिखा है द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एपी इज 105। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एपी इज 105। अब बच्चों यहाँ पर मैंने कहा था क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ते हो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनईपी। और एनईपी का मतलब क्या होता है, एक एक। अब बच्चों वो एक और पी होगी तो उसका कोई फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी तो होगा, होगा ना। तो हम उसको लेट कर लें। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज, बोलो भाई समझ में। हाँ तो क्या लिखा है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इज 105। बच्चों जैसे टीएन होता था ना तो वैसे ही आपने क्या निकालना है, एसएन। एसएन मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो आपको सम लिखना है कितने टर्म्स का, पहले 15 टर्म्स का सम लिखना है। द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एपी इज 105। ये सम बच्चों कितना है, 105। लिखिए बच्चों कैसे लिखेंगे, होगा 15 बाई टू 2a प्लस 15 माइनस वन, दैट मीन्स 14। क्या आप ये सभी लोग इक्वेशन समझ पाए। 105 इज इक्वल टू 15 बाई टू। ऊपर से बच्चों 2 कॉमन ले लो तो क्या आएगा, a प्लस 70 आएगा। बच्चों उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या कुछ आप हमको बता दीजिए जल्दी से जल्दी क्या आ सकता है। 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, 15 को नीचे ले आइए। तो 105 अपॉन 15 बच्चों कुछ होता है बता दीजिए। क्या 15 की टेबल में 105 आता है, कितनी बार में आता है, 7 बार में। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 7 इज इक्वल टू a प्लस 70। नहीं समझ में आया तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 क्रिएट। फिर बच्चों क्या कह रहा है, एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 15 टर्म्स। बच्चों अगर हम नेक्स्ट 15 टर्म्स लिखेंगे उसका सम, तो नेक्स्ट 15 टर्म्स में जो पहला टर्म होगा वो 16वां टर्म होगा, क्योंकि नेक्स्ट 15 टर्म 16 से लेकर के 30 तक होंगे। तो हमको 16वां टर्म उस सीरीज का फर्स्ट टर्म होगा। अब हमको 16वां टर्म तो पता नहीं है। आप मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं।
कि भैया अगर आपके पास एपी में T1 T2 T3 ऐसे करते करते T14 T15 T16 T17 समझ रहे हैं आप, ऐसे करके टोटल 30 टर्म है भाई। यहां से यहां तक का सम आपके पास गिवन था, कितना है 105। और फिर इसने नेक्स्ट 15 टर्म्स का भी सम दे दिया है, कितना दिया है 780। क्या दिया है 780। तो बच्चों अगर हम नेक्स्ट 15 टर्म्स का सम लिखेंगे डायरेक्टली तो हमें इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होगा वो तो ये होगा ना। अब हमको उसका फर्स्ट टर्म यानी कि T16 तो पता नहीं है, नहीं पता है ना। तो हम फिर क्वेश्चन कैसे करेंगे, हम करेंगे ऐसे, हम कहेंगे सर एक काम कर लीजिए, हमें T16 तो नहीं पता लेकिन T1 तो पता है ना। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी सीरीज को ले लेंगे। तो उस पूरी सीरीज का सम जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा 105 प्लस 780 कितना होगा बच्चों 5 प्लस 0 5 0 प्लस 8 8 और 7 प्लस 8 1 885। बोलो भाई समझ में आया। क्यों किया बच्चों हमने, क्योंकि हमें बच्चों यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म तो पता है और कॉमन डिफरेंस तो पूरी सीरीज का सेम है, वो तो हमने डिलीट किया हुआ है। नहीं समझे। तो बच्चों अगर इस तरह से करेंगे तो हमारे पास T16 वाला वेरिएबल नहीं फंसेगा और इससे जो इक्वेशन बनेगी वो ए और डी में बनेगी और उसको हम सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे तो हम फिर सब कुछ निकाल सकते हैं। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे कि सम ऑफ टोटल 30 टर्म्स का कितना है 885। इसको सॉल्व करते हैं। बताइए 30 टर्म्स का सम n/2 2a प्लस 30 माइनस 1 ये तो लिखेंगे। क्वेश्चन पढ़िए ना, 30 टर्म्स हो गए ना, 15 और 15 कितने हुए 30। तो n की जगह 30 है तो 30 माइनस 1 कितना हो जाएगा 29d। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू कितना आया 885। इसको बच्चों हमको जल्दी से सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। यहाँ 15 आया, जरा हर बच्चा बताए कि 885 डिवाइड बाय 15 कितना होता है। 885 डिवाइड बाय 15 कितना होता है, एक बच्चे ने बताया 177। कितना आया, बोलो भाई ये सब बात समझ में आती है। सो डिवाइडेड बाय 5 चेक कर लीजिएगा बच्चों, एक बार दोबारा चेक कर लेते। ये बन गया 2a प्लस 29d इज इक्वल टू, तो ये बच्चों 15 हो जाएगा ना। तो 885 डिवाइडेड बाय 50 59 हुआ 59। 885 डिवाइडेड बाय 15 कितना हुआ 59। तो बच्चों ये आपकी कौन सी इक्वेशन बन गई, सेकंड इक्वेशन। अब तो बच्चों दो इक्वेशंस दो अननोन है, इनको आप सॉल्व कर ही सकते हैं। कैसे करेंगे बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन में आप 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी 2a 2 7 जा 14 एंड 2 7 जा 14। तो याद रखिएगा इक्वेशन कैसे आई, जब आपने फर्स्ट इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब बच्चों दोनों को माइनस कर देते हैं। तो आप ध्यान से देखिए क्या क्या आएगा, थोड़ा सा बताते चली जाइए। 9 में से 4 गए 5, 2 में से 1 गया 1 डी। 9 में से 4 गया 5, 5 में से 1 गया 4। तो डी कितना आया 3। बच्चों D3 आया तो आप ए बता सकते कितना होगा 7 इज इक्वल टू a प्लस 7d। 7 इज इक्वल टू a प्लस 21। a कितना आया 7 माइनस 21 विच इज -40 -40। तो बच्चों a आ गया, d भी आ गया। क्या पूछा था क्वेश्चन की तरफ चलो, पूछा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, पहले 3 टर्म्स निकालने। तो पहला 3 टर्म्स बच्चों पहला क्या होता है a, दूसरा क्या होता है a प्लस d, तीसरा क्या होगा a प्लस 2d। यही तो होंगे। चलिए जो ये -14 और कितना हुआ ये -11 एंड माइनस कितना है -8। बच्चों ये आपका आंसर आ गया, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस पे मैं हाईलाइटर भी चला देता हूँ, आप जरा एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। बच्चों हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं क्या है हो सकता है इसमें। आप सब रेडी है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए।
और बच्चों आपको मैंने सम का फॉर्मूला भी बता दिया है, और जो बच्चे सम का फॉर्मूला नहीं जानते हैं वो होता है n/2 2a plus n-1 into d। क्या लिखा है? फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000 डिविजिबल बाय 3। बच्चों आपको देखना है कि सबसे पहले बिटवीन लिखा है। बिटवीन का मतलब ये होता है ना आपको 250 लेना है ना आपको 1000 लेना है, आपको उनके बीच के नंबर लेने हैं। जैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि सर 1000 के पहले जो होता है वो 999 होगा, वो 3 से डिविजिबल होगा। और 999 बच्चों क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। और भी कौन सा नंबर होगा? कहोगे सर इसमें से 3 माइनस करके देखिए, वो भी 3 से डिविजिबल होगा। तो क्या आएगा ये? 996, ये भी तो 3 से डिविजिबल होगा। तो बच्चों 250 3 से डिविजिबल है? कहोगे नहीं सर, तो कौन सा होगा? हमने कहा 250 को 3 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर है वो उसमें माइनस या प्लस कर दो, तुम्हारे पास वो नंबर पता पड़ने लगे। तो कौन सा नंबर? 252। या सम ऑफ द डिजिट से चेक कर, 5 6 7, 7 प्लस 0 तो 7 ही आया। तो 7 में कितना ऐड करें ताकि 9 हो जाए? तो कहोगे सर 252, क्या होगा? 252 चेक कर लो। 3 8 24, 3 4 12 है। सर इसमें 3 ऐड कर लो, 255, ये भी क्या है? डिविजिबल है। तो बच्चों ये सीरीज हो गई जो एग्जैक्टली क्या है? 3 से डिविजिबल है, और इसमें सारे नंबर 250 और 1000 के बीच में लाई करते हैं। अब इन सबका क्या निकालो? सम निकालो। सम के लिए क्या चाहिए होता है कि ये नंबर ऑफ टर्म्स है कितने। भाई सम तो तभी आएगा ना जब आपको पता हो कि 999 वाला कौन सा टर्म है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है कितने। समझे कि नहीं भाई? ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, अब ये एन टर्म हो गया। लेकिन ये एन तो पता ही नहीं ना कौन सा टर्म है। तुम कहोगे सर बहुत आसान है। सर एन टर्म तो पता है ना? हमने कहा हाँ। कहोगे सर एन टर्म आपका है 999, तो एन टर्म क्या होता है सर? होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना है? 3। वो तो क्या सर यहाँ से निकल आएगा। तो कोई बच्चा हमको जरा सिंप्लीफाई करके हमको बताए जरा कितना आने वाला है। बच्चों कैलकुलेशंस पे भी ध्यान दीजिएगा, कई बच्चों की कैलकुलेशन बहुत ही वाहियात मतलब वाहियात कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेशंस पे खास ध्यान रखिएगा कि आपकी कैलकुलेशन नीट एंड क्लीन जाए एकदम। 747 है से, और उसको आप 3 से डिवाइड कर देंगे और फिर आप 1 ऐड कर दीजिएगा, 249 है। और 249 प्लस 1 दैट इज 250। 250 टर्म है। 250 टर्म का सम कितना होगा? 250/2 2a। जो डायरेक्टली एक और फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं आप सम के लिए, सीख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। मुझे यहाँ देखिएगा एक्स्ट्रा पॉइंट आप सीख लीजिए। बेटा सम का फॉर्मूला आपने क्या देखा था? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी लिखा था ना। लेकिन बच्चों सम का एक और फॉर्मूला भी होता है, होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी को लिख दो a प्लस n-1 इंटू डी। तो सर ये कैसे सम का फॉर्मूला आप बना रहे हैं? हमने कहा क्यों? ए है और ये क्या है? एपी का लास्ट टर्म विल बी द nth टर्म। ऐसे भी तो लिख सकते हैं सम का, लेकिन ये सम का फॉर्मूला आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपको लास्ट टर्म की वैल्यू पता हो और फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता हो। नहीं समझ? जब आपको लास्ट टर्म की वैल्यू पता हो और फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता हो, तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर पाए। और अगर आप जानते हैं तो क्वेश्चन का आंसर जल्दी आ जाएगा। तो सर कितने टर्म्स का सम निकालना है? 250 टर्म का सम निकालना है। तो 250/2 a प्लस है। सर ए कितना है? 252। एल कितना है? 999। सर इसको सॉल्व कर लीजिए और मौजा ही मौजा। बच्चों जल्दी से आपको ये कैलकुलेशन आपको बताना पड़ेगा। तो कहोगे सर बहुत आसान है, 999 को आप 1000 मान लीजिए, तो ये 1252 हो जाएगा, और उसमें से आप एक कम कर दीजिए, यानी 1251 हो जाएगा ना। और अगर नहीं कर समझ पा रहे हो तो बेटा सम और डिफरेंस आपको खुद करना है। ये 1251 आ गया। बच्चों मल्टीप्लाई भी आप खुद ही करेंगे, हम इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। 125 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप 1251 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 156375। ये है बच्चों सम,
और इस पे मैं अभी थोड़ी देर के लिए हाइलाइटर भी चला रहा हूँ और आपको याद रखना होगा ये क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। और जो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का डिस्कशन करेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 6 सभी बच्चों को क्लास 11 की एनसीईआरटी में भी कराया जाता है, तो आपको ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा हम कैसे करेंगे। इसमें लिखा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे NAP नहीं लिखा है, यहाँ पे टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपका धर्म बनता है कि आप दो AP के फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लेट कर दीजिए। तो बच्चों जो फर्स्ट AP है, ध्यान से देखिएगा, जो फर्स्ट AP हम बच्चों शॉर्ट में लिखेंगे। फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म A1 है, कॉमन डिफरेंस D1। और बच्चों जो सेकंड AP उसी के नीचे लिख देते, सेकंड AP है उसका बच्चों फर्स्ट टर्म A2 है, कॉमन डिफरेंस D2 है। ये मैंने लेट कर दिया। अब लिखना आसान है, लिखा इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये चर्चा कर रहा दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स की, दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स के सम। तो बच्चों पहली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होगी उसके n टर्म्स का सम क्या होगा? सर n/2, यही तो होगा ना। तो हम बच्चों उसको लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, मैं नीचे लिख देता हूं। पहली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जिसका फर्स्ट टर्म A1 है, D1 है, कॉमन डिफरेंस, उसके फर्स्ट n टर्म्स का सम क्या होगा? n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू D1। उसी तरीके से दूसरी AP के फर्स्ट n टर्म्स का सम क्या होगा? वो भी लिख लीजिए, ये होगा ना। और बच्चे इन सम का हमारे पास क्या गिवन है? रेशियो। तो बच्चों इसको रेशियो कहते हैं, याद रखिएगा। कई बच्चे मैंने देखा क्लास में रेशियो को रेटियो भी बोलते हैं, ठीक है। तो रेशियो होता है। चलिए, तो ये हो गया बच्चों। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म्स। ये अब ये कह रहा है कि आपको फाइंड क्या करना है, उस पर भी टारगेट देना है। आपको टारगेट है आपका कि इन एपीस के 12th टर्म्स का रेशियो निकालो। 12th टर्म तक के सम का रेशियो नहीं चाहिए, 12th टर्म्स का रेशियो चाहिए। तो पहली एपी का 12th टर्म क्या होगा? A1 प्लस n-1। तो n की जगह बच्चों क्या पुट करोगे? 12। तो 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 11D1। और दूसरी एपी का जो 12th टर्म होगा वो ये होगा। आपको बच्चों ये कैलकुलेट करना है कि ये रेशियो क्या आने वाला है, ये रेशियो क्या आने वाला है, समझ गए? ये कैलकुलेट करो। तो तुम कहोगे सर ये कैसे सॉल्व होगा? आपके पास गिवन क्या है? सर गिवन तो सिर्फ आपके पास इतनी सी इंफॉर्मेशन, और इतनी सी इंफॉर्मेशन में भी कितने वेरिएबल है? 1 2 3 4। सर 4 वेरिएबल और इक्वेशन 1। इसीलिए सर इसको सॉल्व करने के लिए कोई ट्रिक बैठानी पड़ती, वरना ये सॉल्व होता नहीं है। लेकिन हमने कहा ये जो फर्स्ट n टर्म्स का जो सम है, उसका जो रेशियो है, वो है किसके इक्वल? क्योंकि सर वो इसके इक्वल है। तो हमारा टारगेट ये रहता है कि हम किसी भी तरीके से इस वाले टर्म को ऐसा बना दें। ध्यान दिया आपने मैंने क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि किसी भी तरह से इस वाले टर्म को हम ऐसा बना दें। और अगर हमने ऐसा बना लिया, ये अगर ऐसा बन गया, तो बेटा ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल। तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा। लेकिन ये वाला ऐसा बनेगा कब? तुम कहोगे सर ये तो डिपेंड करता है n की वैल्यू क्या होगी। पता नहीं सर n की किस वैल्यू पर ये ऐसा दिखने लगेगा। तो सर किसी n की वैल्यू पर ये इसके इक्वल हो जाएगा। और बच्चों ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये इसके इक्वल है, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। लेकिन किस n की वैल्यू पर, ये आपको n पहचानना है कि किस n की वैल्यू पर ये डायरेक्टली इसके इक्वल हो जाएगा। तो तुम कहोगे सर इसको इसके जैसा बनाना है, तो पहले आप बनाइए। तो हमने कहा कैसे बनाए? तुम कहोगे सर पहले ये कैंसिल कर दीजिए आप। हमने कहा फिर? कहोगे सर इसमें और इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें A1 और A2 के कोफिशिएंट, मतलब जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, उसमें A1 और A2 के कोफिशिएंट क्या है? 1 है ना। तो आप यहाँ पे भी क्या करेंगे? ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करके, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करके
A1 का कोफिशिएंट क्या बनाएंगे? 1. ये देखो बच्चों, मैंने कोफिशिएंट 1 बना लिया A1। अब तुम कहोगे हाँ सर बन तो गया, और सर ये जो है इसके इक्वल है। अब मैंने आपसे पूछा बेटा ये इसके इक्वल कब होगा, तो तुम कहोगे सर A1 की जगह A1 है, D1 की जगह D1 है। सर बस यहाँ पे काम कर लीजिए, इस वाले टर्म को 11 के बराबर कर दीजिए, तो पता पड़ जाएगा कौन से n पर ये दोनों आपस में इक्वल है। यानी n-1/2 11 कब बनेगा? तुम कहोगे सर n की वैल्यू 23 में बनेगा। किसमें बनेगा? 23। डाल के चेक कर लो, n की जगह 23 इसमें, तो ये 11 D1 बन जाएगा, नीचे 11 D2 बन जाएगा। दैट मीन्स सर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, लेकिन कब? जब n की वैल्यू 23 थी। तो अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों? इक्वल हो जाएंगे ना। तो बच्चों डायरेक्टली आप क्या निकाल सकते हैं? टर्म्स का रेशियो। तो बच्चों टर्म्स का रेशियो कितना होगा? वो होगा 3 इंटू 23 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 23 प्लस 15। तो बच्चों डायरेक्टली आपके पास क्या आ जाएगा? रेशियो, दोनों एपी के 12th टर्म्स का रेशियो। क्या बात समझ में? चलिए अब बच्चों हम जरा थोड़ा सा कैलकुलेशन, उसके लिए हम आपका सहयोग चाहेंगे, तो वो आप थोड़ा सा सहयोग करिए और फटाक से हमको बताइए ये कितना आ रहा। तो सबसे पहले आपका आ रहा है 3 इंटू 23, कितना हुआ? 69, ठीक है। और 69 प्लस 8 कितना आया? 77 होल डिवाइडेड बाय 7 इंटू 23 161 प्लस 15 176। बच्चों क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है? कहोगे यस सर, 11 7 जा 77, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66। आंसर इज 7/60। आंसर इज 7/16। ये है बच्चों आपका आंसर, ये है आपका आंसर, ठीक है। ओके, थैंक यू। बच्चों हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। पूछ रहे हैं एपी में टर्म्स कितने होंगे। कहोगे सर ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो कर ही लेंगे। तो फटाक से स्क्रीन को पॉज करिए और फटाक से पहले क्वेश्चन करिए, उसके बाद अपना आंसर चेक करिए। तो पूछ रहा है इस एपी में कितने टर्म्स होंगे। कहोगे सर आपकी तरह करते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, तो सर ये पता ही नहीं कौन सा टर्म। तो लास्ट टर्म विल बी द nth टर्म। क्या होता है? nth टर्म। अब पता ही नहीं कौन से n पे है ना। तो जो लास्ट टर्म विल बी द nth टर्म, and last term will be the a plus n minus 1 into d। हमसे d तो पता ही नहीं, d निकाल लो। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट, तो बच्चों कितना है? -5 प्लस 6, 6 माइनस 5, दिस इज 1/6। कितना है? 1/6। तो tn कितना हुआ? tn तो गिवन ही था बच्चों, सॉल्व करना है आपको, n निकालना है। जल्दी से बताएंगे बच्चों क्या हो सकता है। तो सर ये होगा 10/3 प्लस 1 इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/6। तो बच्चों कितना हो गया? 13/3 इज इक्वल टू 1/6 इंटू n-1। ठीक है, तो ये हो गया 13/3 इंटू 6 इज इक्वल टू n-1। तो बच्चों n की वैल्यू कितनी आई बच्चों, जरा सारे बच्चे बताएं। 13 1 जा 1, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 13 2 जा 26 और 26 प्लस 1 27। तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 27। सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं, क्या लिखा हुआ है? इफ x 2x plus 1 4x minus 1 आर इन AP। बच्चों अगर AP में तो जो सेकंड टर्म होगा माइनस फर्स्ट टर्म जो होगा इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। क्या आप लिख सकते हैं? इसको सॉल्व कर लीजिए। 2x minus x, x plus 1, 4x minus 2x, 2x minus 2। तो बच्चों कितना आया?
या 2x माइनस एक्स यानी कि x और ये हो गया 3। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी है 3। x की वैल्यू 3 है तो उसका मतलब पहला टर्म कितना है 3। दूसरा टर्म कितना है 2 इंटू 3 प्लस 1 2 3 जा 6 प्लस 1 7। यानी बच्चों कॉमन डिफरेंस कितना है 4। 7 प्लस 4 11 11 प्लस 4 15। आपसे कौन सा टर्म पूछा गया था फोर्थ टर्म। तो आपका फोर्थ टर्म आंसर कितना हुआ 15। जो हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 8 पे जल्दी से कंप्लीट करिए। लिखा है इफ द फर्स्ट एंड द सेकंड टर्म्स ऑफ एपी इज 1 and -3। अरे बड़ा अजीब क्वेश्चन। लिखा है एपी का फर्स्ट टर्म कितना है 1 और सेकंड टर्म कितना है -3। ये कोई क्वेश्चन हो? फर्स्ट टर्म भी दे दिया सेकंड टर्म भी दे दिया तो कॉमन डिफरेंस आ गया। निकाल लें क्या सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -4। कह रहा फाइंड द nth टर्म। nth टर्म निकाल दे अभी निकाल देते हैं। nth टर्म होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना 1 माइनस 4n प्लस 4 तो कितना आया -4n प्लस 5 nth टर्म एंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों कितना हुआ 2 माइनस 4n प्लस 4। बोलो भाई बच्चों ध्यान से देखते रहो -4n प्लस 6 ऊपर से बच्चों 2 कॉमन ले लो और कैंसिल कर दो नीचे से। या बच्चों सम ऑफ फर्स्ट n जरा चेक करिए सारे बच्चे समझ में आया। ठीक है इफ एन एपी द फर्स्ट टर्म इज a। ठीक है एपी का फर्स्ट टर्म बच्चों a गिवन है। क्या गिवन है a। फिर क्या गिवन है फिर कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इज 0। अब बच्चों हमको तो यही नहीं पता है कि एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है। फर्स्ट टर्म तो पता है तो पहले लेट कर लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज डी। ये लेट कर ठीक है। क्या लिखा है सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इज 0। सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इज 0। ठीक है सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इज 0। तो सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स कैसे लिखेंगे p/2 2a ऐसे लिखेंगे प्लस p-1 इंटू डी इक्वल टू 0। बच्चों इसमें क्या क्या नोन है इसमें a नोन है p नोन है d नोन नहीं है। अगर d नोन नहीं है तो भैया d निकाल लो क्योंकि d आपका फिर वेरिएबल हो गया। कहोगे ठीक है सर p/2 तो 0 में चला जाएगा। हमने कहा ठीक है तो सर क्या बचा 2a प्लस p-1 इंटू डी इक्वल टू 0 आया। तो बच्चों अगर आप निकालना चाहें तो d की वैल्यू आप निकाल लीजिए यहाँ से। d की वैल्यू आएगी -2a अपॉन p-1। अच्छा नहीं लग रहा देखने तो उसको उल्टा कर लो माइनस नीचे दे दो तो 1 माइनस p हो जाएगा। अब ठीक लग रहा है ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे ठीक। पर क्या कह रहा शो दैट द सम ऑफ नेक्स्ट q टर्म्स शो दैट द सम ऑफ द नेक्स्ट q टर्म्स इज दिस। अब बच्चों ये हम कैसे बता सकते हैं कि नेक्स्ट q टर्म्स का सम यही होगा। तो बच्चों मान लो ये t1 t2 ऐसे करते करते p टर्म्स तक दिया था और फिर कुछ नेक्स्ट टर्म्स आए होंगे उसको कह रहा है ये q टर्म्स तक है। तो फर्स्ट p टर्म्स तक का सम कितना था 0 और ये कह रहा है नेक्स्ट q टर्म्स का सम आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है शो दैट द सम ऑफ द नेक्स्ट q टर्म्स इज -a टाइम्स p प्लस q टाइम्स q अपॉन p-1। ये बच्चों क्या प्रूफ करना है सम ऑफ द नेक्स्ट q टर्म्स। ध्यान दीजिएगा सम ऑफ द नेक्स्ट q टर्म्स। तो बच्चों अगर आप SQ लिख देंगे तो SQ का मतलब क्या हो जाएगा SQ का मतलब हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स। तो फर्स्ट q टर्म्स अगर आप SQ लिखेंगे तो उसका मतलब होगा सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स और उसमें आप फर्स्ट टर्म फिर क्या लेंगे t1 यानी कि a लेंगे जो गिवन।
लेकिन इसने एस क्यू नहीं गिवन है, इसमें कह रहा सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म्स, यानी पी के बाद कुछ क्यू टर्म्स भी आ रहे हैं, उन क्यू टर्म्स का सम आपको क्या दिखाना है कि वो ये आ रहा है। क्या मेरी बात समझ पाए? तो आप इसको एस क्यू नहीं लिखेंगे, एस क्यू लिख देंगे या एस एन लिख देंगे, तो उसका मतलब होता है एस एन का सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो ये सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स नहीं है, सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म्स है, तो उसका फर्स्ट टर्म अलग होगा। आप समझ पा रहे हैं? तो बच्चों कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को? और सर एक काम कर लेते हैं, ये पी टर्म्स है और सर ये क्यू टर्म्स है, तो इनका अगर हम पूरा सम लिखेंगे तो ये आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स। क्या आ जाएगा? सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो कैसे करेंगे क्वेश्चन करने की, बताइए किस तरह से किया जाए। होपफुली बच्चों आपने अब तक ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा, मैंने आपको समय भी दिया स्क्रीन को पॉज करके। तो अब आप बताइए कि पहले पी टर्म्स का सम क्या है? 0। अगले क्यू टर्म्स का सम वो आपको निकालना है, प्रूफ करना है। तो बच्चों अगर हम दोनों के सम को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स। तो बच्चों पहले टर्म्स का सम का है नाम पी, पी टर्म्स तक का सम, दूसरे है क्यू टर्म्स तक के सम। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स तक का सम। उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एस ऑफ पी प्लस क्यू से, कर सकते हैं। लेकिन सर हमें क्या निकालना है? हमें तो निकालना है सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, वो 0 गिवन है, और हमें निकालना है सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट नेक्स्ट क्यू टर्म्स वाला सर डाटा कहां पर है? सर ये आपको निकालना है सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म्स। तो सर इसको किससे रिप्रेजेंट कर दो? हमने कहा बेटा इसको सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स बच्चों कितना गिवन है? 0। सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म्स, इसको ऐसे ही लिख दो बच्चों। क्या लिखोगे इसको? इसको लिखोगे सम ऑफ नेक्स्ट, क्या लिखोगे? दिस इज सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म्स। यही तो आपको निकालना है ना, बोलो भाई। तो बच्चों आपके पास इक्वेशन नहीं बन रही है दिमाग में कि सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, वो ये सम हो गया, एंड सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स। क्या इक्वेशन नहीं बन रही दिमाग में? नहीं बन रही। तो बनवाते हैं, देखो बन तो गई आपके पास इक्वेशन। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म्स, यही निकालना है ना बच्चों, ध्यान दो। तो किसके इक्वल होगा? सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, यही तो होगा ना? नहीं समझो बच्चों। बच्चों ये सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म्स है, इसको आप मान लो ये एक्स है, और ये वाला सम आपके पास गिवन था वो है 0, ठीक है ना? तो एक्स कैसे निकालोगे? एस ऑफ पी प्लस क्यू माइनस 0, ऐसे तो निकलेगा। नहीं समझ भाई, समझे कि नहीं समझ गए? तो जोर से बोलो। नहीं है बच्चों, ये वाला सम कितना है? सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म्स। ये वाला सम कितना है? सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स। तो बच्चों आपको ये निकालना है, तो ये किसके बराबर होगा? सम ऑफ फर्स्ट, ये सारे टर्म्स के सम के बराबर, माइनस फर्स्ट पी टर्म्स के सम। अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो यही वाली तो टर्म्स बचेंगे। बच्चों ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है पूरे टर्म्स को, यानी कि पी टर्म्स को भी और क्यू टर्म्स को भी। ये आपको निकालना है, तो आपका कर्तव्य क्या बनता है? ये निकालने के लिए इसमें से क्या माइनस कर दो? ये वाले सब माइनस कर दो। और ये वाला सब है कितना? 0। क्या है? 0। तो सर अब हम समझ गए, अब क्वेश्चन हो जाएगा। तो सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स कितना होगा? तो सर वो होगा पी प्लस क्यू बाई 2, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। सर डी आपने ऊपर निकाला था, क्या था? 2a upon 1 minus 1। हाँ सर कुछ था 2a अपॉन, सर इसको माइनस 2a लिख लीजिए, ठीक है? बाद में देखते हैं, ऐसे सिमेट्री गड़बड़ हो जाएगी। माइनस 2a अपॉन p माइनस 1 ऐसे लिखते बच्चों, जरा ध्यान दो भाई। सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म्स किसके बराबर होगा? सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स, वो मैंने लिख दिया, माइनस सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, वो क्या है? 0। ठीक है, हाँ आ गया 0। बच्चों इसको सॉल्व करो, कितना है बच्चों? जैसे इसको सॉल्व करोगे ना, सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म्स आ जाएगा, जो आपको प्रूफ करना था। अब बच्चों सिर्फ आपके पास इतना काम है कि आप इसको ईमानदारी से सॉल्व करें, सिर्फ इतना काम।
और सर इसमें 2a कॉमन ले लें, हमने कहा बेटा इसमें 2a कॉमन है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचा सर? सर यहाँ 1 बचा। सर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? हमने कहा हाँ माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब तुम्हारा मन, माइनस तुम चाहे इसको अंदर दो चाहे नीचे कर दो, कहोगे सर हम नीचे दे देते हैं, तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन 1 माइनस क्यू। अब ठीक है, बोलो भाई। जो माइनस 2a के पास माइनस था वो तुमने नीचे दे दिया और इसका एलसीएम ले लिया और 2a को बाहर कर दिया और इस 2 से 2 क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। बोलो भाई, इस 2 से 2 क्या किया आपने? कैंसिल कर दिया। बोलो कैंसिलेशन समझ में आया? तो बच्चों कितना बचा? ये बचा p प्लस क्यू टाइम्स a। अंदर क्या बचा? अंदर बचा 1 माइनस p प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन क्या? 1 माइनस। बच्चों कुछ कैंसिल हुआ? कहोगे यस सर कैंसिल क्यों नहीं हो रहा? 1 से 1 कैंसिल हो रहा, p से p कैंसिल हो रहा। तो हमने कहा कितना बचा? कहो सर बचा a टाइम्स p प्लस q। सर क्या बचा? q अपॉन 1 माइनस p। यही बचा क्या? देखो ध्यान से बच्चों, यही तो बचा, और कुछ बचा ही नहीं। अब बच्चों एक काम कर लो, नीचे से माइनस कॉमन लेके ऊपर दे दो, तो क्या बचेगा? माइनस a टाइम्स p प्लस q टाइम्स q होल डिवाइडेड बाय p माइनस। देखो बच्चों वही तो प्रूफ करना, यही तो समझाइए था बच्चों। आ गया ना? नहीं है? आ गया? जो क्वेश्चन ओवर हो चुका है, सारे बच्चे जिनको क्वेश्चन टफ लग रहा था इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करें और रिपीट करके जरूर देखें। ये क्वेश्चन आपको टफ इसलिए लगता है क्योंकि आप सोचते हो कि यहाँ पे ए पी क्यू सब अननोन है। ये बच्चों अननोन नहीं था, ये नोन था, तभी आपने सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स लिखा था। तो आप अपने दिमाग में क्लियर करिए कि यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल पी स्मॉल क्यू ये सब गिवन था, और जो गिवन था उस गिवन के टर्म्स में ही आपको आंसर निकालना था सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म्स का। होपफुली सबको समझ में आ गया। जो आपके पास जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 2 का। Let the sum of first n, 2n, 3n terms of an AP। बच्चों ऑफ एन एपी लिखा है तो आप पहले लेट कर लो कि जो आपके पास एपी है उसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। क्या लिखा है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को किससे रिप्रेजेंट करना है? S1 से। तो S1 क्या है बच्चों? n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया S1। ठीक है बच्चों, S2 भी लिखे। S2 क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स। तो 2n बाई 2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। सर S3 क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स। 3n बाई 2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों क्वेश्चन में लिखा है कि S1 S2 S3 क्या है? n 2n और 3n टर्म्स का सम है। अब बच्चों आपके पास एक छोटा सा काम है, कह रहा शो करो एक ऐसा रिलेशन डेवलप करने की। कह रहा आपको प्रूफ करना है कि 3 टाइम्स S2 माइनस S1 जो है वो S3 के इक्वल होगा। तो बच्चों आप एक काम करो, उसका RHS में, RHS में क्या लिखा है? 3 टाइम्स S2 माइनस S1। तो पहले बच्चों S2 माइनस S1 आप निकाल लो। ठीक है, तो सारे बच्चे S2 माइनस S1 निकालेंगे, तो पहले आप S2 लिखिए। S2 कितना है? 2n बाई 2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों मेरी तरह से करना कैलकुलेशन। n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी। सारे बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पर। क्योंकि सर आप 2 से 2 कैंसिल नहीं कर रहे, हमने कहा इसलिए नहीं कैंसिल कर रहे क्योंकि सिमेट्री चली जाएगी। आप n बाई 2 कॉमन ले लो। क्या ले लो? n बाई 2 कॉमन ले लो। जब बेटा आप n बाई 2 कॉमन लोगे तो n बाई 2 कॉमन लेने पर क्या बचेगा? क्योंकि सर जो बाहर वाला 2 है वो आप अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो 2 2 जा 4a हो जाएगा, है ना? और 2 टाइम्स 2n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। मुझे ध्यान दीजिए, n बाई 2 कॉमन लिया, बाहर जो 2 था ना वो हमने अंदर मल्टीप्लाई माइनस n बाई 2 कॉमन ले चुके, तो क्या बचेगा? 2a माइनस n माइनस 1 इंटू। देखिए n बाई 2 कॉमन लिया, n बाई 2 कॉमन लेने पर यही तो बचेगा, माइनस 2a माइनस n माइनस 1 इंटू। बच्चों कैलकुलेशन थोड़ा सा स्मार्ट भी करना होता है। 4a माइनस 2a 2a d टाइम्स, बच्चों d के साथ क्या आएगा? ये आएगा 4n माइनस 2 और क्या आएगा बच्चों? माइनस n प्लस 1।
बोलो भाई समझ में आया? ठीक है। आप चाहो तो अपनी तरह से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ उससे जल्दी हो जाएगा। 2a प्लस d टाइम्स 4n माइनस n 3n माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। ये बच्चों आप, तो बच्चों आपको क्या कह रहा था पहले आप क्या निकालो, s2 माइनस s1 निकाला आपने, फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो 3 टाइम्स s2 माइनस s1 कितना होगा, 3n बाई 2, 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू d। अब चेक करो बच्चों क्या ये s3 के इक्वल है? हाँ सर ये s3 के इक्वल है। किसके इक्वल है, s3 के इक्वल आ रहा है। और बच्चों यही हमको प्रूफ करना था, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना।